हेलो गाइस, मैं सूरज राज और अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं आज आपके लेके रहा हूँ हिंदी व्याकरण का पार्ट पहला। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्णमाला। जी हाँ, आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी आप वर्णमाला को भूल जाओ और एक भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ तो मुझे बता देना। ठीक है ना। आज इस वीडियो के बाद में तो ये समझ लीजिए कि मैं ये रामायण आपको सुना रहा हूँ। अब बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और उसके बाद में जो एक एक क्वेश्चन है उसका सटीक आंसर आप दोगे खुद। बस आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, कुछ लिखना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ ओनली केवल ध्यान से सुनना है। ठीक है ना। और उसके बाद में तुम एक एक क्वेश्चन का आंसर होगा ना वो राइट दोगे वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और मैं यहाँ देखो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को और लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ जो कहा जा रहा है कि भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। तो जो भाषा शब्द है वो किससे बना है? भाष्य शब्द से बना है। किसके? संस्कृत के। ठीक है ना। समझ में आ गया भाई। संस्कृत के भाषा शब्द है, भाषा शब्द है, वो भाषा शब्द से बना है संस्कृत के। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है जो भाष्य है उसका अर्थ है बोलना। जी हाँ, भाषा और संस्कृत के कौन से भाष्य शब्द से बना है और भाष्य शब्द का अर्थ क्या है? बोलना। कि हम जो बोलते हैं वो ही भाषा है और वो ही भाष्य शब्द है और भाष्य शब्द संस्कृत से माना जाता है। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य कहलाती है। अब आप सोचोगे यार वाक्य क्या होता है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक पूरा वाक्य है जब तक कि फुल स्टॉप ना लगा हो। जब तक कि उसमें क्या है? फुल स्टॉप, मतलब कि ये वाला डंडा ना लगा हो तब तक ये पूरा एंड क्या होता है? एक वाक्य कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। तो कह रहा है जो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। और वाक्य से छोटी इकाई को हम उपवाक्य कहते हैं, या उससे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? उपवाक्य, मतलब उससे छोटा है तो उपवाक्य कहेंगे। और उपवाक्य से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। याद रखना इस बात को, एग्जाम में यही पूछता है कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। और वाक्य से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। और पदबंध से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाई पद कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शब्द। ये क्या है? यहां से लेके यहां तक का क्या है? ये पूरा शब्द है। ठीक है ना। और देखिए, पद या शब्द से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है ना। और अक्षर की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि या फिर वर्ण या लेटर कहा जाता है। समझ गए होंगे, मुझे पता है ये चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम में, यही पूछा जाता है। अब देखो, आपको सबको समझ गया कि भाषा की जो सार्थक इकाई है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई को हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई को हम पदबंध कहते हैं। और पदबंध से छोटी इकाई को हम पद कहते हैं। और पद से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षर की से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं या फिर ध्वनि कहते हैं। समझ में आ गया भाई? सब कुछ याद हो गया। इतना रामायण बोल रहा हूँ, आप बस इतना सुनता रहिए आराम से। जब तक सुन लोगे और कुछ अभी मत सोचना एक्स्ट्रा, और बस सुन लेना। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर आप राइट दोगे। ठीक है ना। अब उसके बाद में कह रहा है भाई राम, ये राम है ना, ये क्या है? एक शब्द है। तो मैंने कहा कहीं पद है, एक कोई भी इतना, ये पूरा क्या होता है? शब्द कहलाता है। और इस शब्द में कितने अक्षर हैं? तो अक्षर कितने हैं? पहला तो अक्षर कितने हैं? 2 अक्षर है। कैसे? एक तो राम और माँ, रा और माँ। राम क्या है? ये 2 अक्षर से मिलकर बना है, रा प्लस माँ। तो ये कितने अक्षर है भाई? 2 अक्षर हुए। ठीक है ना। जब 2 अक्षर हुए, अब आपको पता भाई 2 अक्षर हो गए। अब कह रहा है इसमें वर्ण कितने हैं? अब राम शब्द में वर्ण कितने हैं? तो वर्ण हमेशा याद रखना, वर्ण हुए 4। क्यों? क्योंकि रा, फिर बड़ा आ, फिर माँ, फिर आ, छोटा आ। तो ये इनसे मिलकर बना है 4 सब वर्णों से मिलकर के बना है, राम बना है। आप समझ सकते हैं, एक एक अक्षर को अलग अलग करके जब लिखेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, ध्वनि कहलाती हैं, फिर लेटर कहलाते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से नीचे और यहाँ देखते हैं। अब स्टार्टिंग होती है हमारी वर्णमाला। अब तक हमने क्या स्टार्ट किया था? अब तक हमने सोचा था कि जो वाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, पदबंध क्या होता है, पद किसे कहते हैं, और वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ये सब सीखा है। अब हम जानते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट में पहुंच जाते हैं। और अल्फ़ाबेट के अंदर जब पहुंचते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली जो होती है वो कही जाती है वर्ण।
जी हाँ, जो अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में अक्षर ही पूछे जाते हैं, लेटर जो लेटर कितने होते हैं। तो यहाँ सिंपली मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और थोड़े से लॉन्ग और समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो वर्ण है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, याद होगा आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी भाषा की या शब्द की, वो कौन सी होती है? वर्ण कहलाती है। और इसी को हम ध्वनि भी कहते हैं। और वर्ण को मैंने ध्वनि भी कहा था, मैंने वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। तो वही कहा, इकाई ध्वनि होती है और इसे हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं और वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है, और ध्वनि को ही लेटर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आ जाती है वर्णमाला किसे कहते हैं। यार वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे ना। तो कोई एक मान मारिए, कोई वर्ण है उनके व्यवस्थित समूह है, मतलब कि का खा गा घा ड़ा चा छा, ये क्या है? ये क्या है? वर्णमाला तो है। मतलब कि व्यवस्थित, मतलब कि एक क्रम बाई क्रम लगे हुए हैं सब, तो क्या कहलाती है? यही तो वर्णमाला कहलाएगी ना, सिंपली बात है। चलो उसके बाद देखना पड़ेगा नीचे, और अब आ जाते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। यार अब हमें ये देखना है, वर्णमाला की परिभाषा पता चल गई और वर्ण की परिभाषा हमें लोगों को पता चल गई। अब क्या होता है, अब बात करते हैं कि यार उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण मतलब जो लेटर हैं का खा गा वाले, ये कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामर। ठीक है, तो हम वो भी याद करेंगे, क्योंकि हम आपको सिंपली सब शॉर्ट में बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ थोड़ा सा एक एक अक्षर एक एक पॉइंट के अंदर तक चलते हैं। तो यहाँ कह रहा है भाई देखिए, मानक हिंदी वर्णमाला में पहुँचते हैं और कह रहा है भाई हिंदी में जो उच्चारण के आधार पर, जी हाँ, जो हम बोलते हैं ज़्यादातर उच्चारण करते हैं, वो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। कितनी भाई? इन्होंने कहा भाई उच्चारण जो करते हैं वो 10 तो स्वर शब्द कहते हैं और 35 व्यंजन ज़्यादा हम उच्चारण को करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई 10 और 35 दोनों ऐड किए उन्होंने, कि 45 क्या होते हैं? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया। और उन्होंने कहा जब यदि हम उन्हें लिखते हैं, जब हम लिखते हैं तो वो 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। लिखने के आधार पर कितने होते हैं? 52। कितने? 3 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप कहोगे भाई संयुक्त व्यंजन कहाँ से आ गए? यार संयुक्त व्यंजन वो कहलाते हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि त्रा है, श्रा है, ज्ञा है, ठीक है ना, ज्ञा से ज्ञानी वाला। और ये क्या है? ये क्या होते हैं? ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वो भी देखेंगे, परिभाषा आपको सब कुछ बताऊंगा, एक एक पॉइंट देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं स्वर। जी हाँ, स्वर। स्वर होते क्या हैं, ठीक है ना। अब जो स्वर है वो होते क्या है, तो मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, छोटे आ से लेके बड़ा अंग तक जो होते हैं वर्ड, वो स्वर कहलाते हैं। तो कैसे करेंगे? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। जो ऋण है और अंग है और जो आह है, ये 3 एक्स्ट्रा है जो हम उच्चारण में हम अपने मुंह से ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है ना। बाकी सभी का उपयोग है वो ज़्यादा अधिक क्यों हो जाता है। और वैसे जो कुल की बात करें, कुल स्वर कितने होते हैं, वो याद रखना 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो स्वरों की संख्या पता चल गई, 13 होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब आ जाते हैं भाई व्यंजन की ओर। भाई बात करते हैं व्यंजन कितने होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, का वर्ग, खा, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है ना, पा वर्ग, अंतःस्तोत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सारे व्यंजन हैं। और ये टोटल मिला के कितने होते हैं भाई? उन्होंने कहा है कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उन्होंने कहा कि 35 होती है भाई, 35 होती है। उन्होंने क्या कहा है भाई? 35 होती है यहाँ तक लगा के। और संयुक्त व्यंजन को यदि ऐड कर लिया जाए, 4 और ऐड कर लिया जाए, तो होती है 39। कितनी होती है? 39 होगी ना, यहाँ 49 नहीं, 39 होगी। कितनी होगी? 39, ठीक है ना, यह लिखेंगे 39। कितनी होती है टोटल? क्योंकि देखो 35 ये और 4 हम और ऐड कर लें तो कितनी होती है? 39। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्या है ये तो 29 हो गई, और 4 इनको ऐड कर लेते हैं तो हो जाती है 39। तो टोटल जो हमारे व्यंजन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 39। इस बात को याद रखना है। कितने होते हैं? 39 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं, टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 52 टोटल हमारे वर्ण हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। 13 और 39, 52 हो गया, ठीक है। अब हमें याद रखना अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन किसे कहते हैं? अंतास्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो अंत में आते हैं। अंत में क्या आता है? या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा, याद रखना। अंतास्त का मतलब होता है अंत में आने वाले व्यंजन, अंतास्त व्यंजन कहलाते हैं, या, रा, ला, बा। ऊष्म व्यंजन याद रखना। ऊष्म व्यंजनों को कैसे याद रखेंगे हम? जो बीच में जो सा दिख रहा है, आपका आधा सा दिख रहा है, याद रखना इसके ही परिवार के सारे तत्व होते हैं।
तो आप देख लीजिए बड़ा सा, पिटपिटा सा, छोटा सा हा, बस ये लगा देना, आपको याद रखना है। उसके परिवार के ही सारे तत्व होते हैं, शा 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 हा, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन तो आपको पहले बता चुका हूँ। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो शब्दों से मिलके बने शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको दोस्तों बता दूं संयुक्त व्यंजन क्या होगा। जैसे जो छा है वो का और पिटपिटा सा से मिलकर बना होता है, मतलब कि आधा का और पिटपिटा सा मिलाएंगे तो छा बनेगा, आधा ता और रा मिलाएंगे तो त्रा बनेगा, आधा जा और झा मिलाएंगे तो ज्ञा बनेगा, आधा बड़ा शा और रा बनाएंगे तो शिरा बनेगा। तो ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और कभी भी एग्जाम में ये आ जाए कि द्विगुणन व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो लाड़ा होते हैं, दोनों जो लाड़ा वाले हैं, ये हमारे द्विगुणन व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहाँ पॉइंट पॉइंट समझा रहा हूँ, उसके बाद में बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ याद करने की कोशिश करूंगा कि आप बस सुनते रहिए, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन का आंसर सटीक दोगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ कह रहा है भाई विदेशी और जो आगाद व्यंजन होते हैं। आप जानते हैं आगाद का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों से आए हुए या दूसरी भाषाओं से आए हुए जो शब्द होते हैं उन्हें हम आगात व्यंजन कहा जाता है। मतलब कि आगात व्यंजन होंगे तो व्यंजन, स्वर होंगे तो स्वर, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए जैसे कि अरबी और फारसी में जो अंक की नीचे हरे कोई भी शब्द होगा, यदि अंक की नीचे बिंदी है, याद रखना नीचे कोई बिंदी लगी है तो वो अरबी और फारसी के शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अरबी या फारसी के शब्द कहलाते हैं जो दूसरे देशों से आए हुए हैं। उसके बाद होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में आप जानते हो ओ कहते हैं ओ, तो वो वाला ओ है ये, ठीक है ना। तो यही शब्द है जो अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण है, ठीक है ना, ओ। तो ये क्या है, ओ क्या है, एक अंग्रेजी जो विदेशी शब्द आया हुआ है ओ, तो ये भी एक ध्वनि है। अब चलते हैं थोड़े से नीचे, और अब मैं देखता हूं बिल्कुल शॉर्ट में आपको याद कराता हूं। यहाँ जो भी मैंने अब तक जो पढ़ा है, अब तक जो मैंने पीछे पढ़ा है, वो सब कुछ मैं आपको शॉर्ट में याद कराता हूं। कैसे कराता हूं, शॉर्ट में, कैसे, शॉर्ट में याद कराता हूं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं भाई, जो 13 हमारे व्यंजन थे, ठीक है ना, जो ओवा ओवा मिला के, वो सब क्या थे, वो हम वैसे उच्चारण की दृष्टि से नहीं होते, लेकिन 41 व्यंजन है इन्होंने कहा है भाई। यहाँ देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद चलते हैं अगले, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, उन्होंने कहा है भाई जो वर्ण हैं, देखिए तालिका को यहाँ उन्होंने वर्णमाला को एक दृष्टि में बता दिया भाई, पूरी याद कराने के उन्होंने ये पूरी इतनी फार्मूला दे दिया। तो मैंने आपको भी ये फार्मूला दिया है ताकि आपको याद हो सके। तो यहाँ देखिए, जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11। भाई इन्होंने कह दिया भाई 11 होते हैं स्वर। भाई ये बात समझ में नहीं आई मुझे, ये लोग क्यों इतना घुमा फिरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई 4 तो हमारे क्या होते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ कह रहा है उन्हें हार्श स्वर दे दिए। और देखिए ये थोड़ी बात देखी जाए तो ये जा और फा इनको बेकार मिलाना है, ठीक है ना। व्यंजन की बात की जाए तो आप जानते हैं तो टोटल तो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं, आपको पता है। 39, ये 2 नहीं रहेंगे, 39 हमारे रहेंगे व्यंजन, 39 व्यंजन रहेंगे, और 13 रहेंगे हमारे क्या, स्वर। इन सबको मिलाकर हो जाएंगे हमारे 52, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट होगा, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है भाई, 41 जो आगात व्यंजन को भी उन्होंने ऐड कर लिया है, उसके बाद उन्होंने 41 बताए और 11 बताए हमारे स्वर, और बाकी जो अंग और जे वाला बड़ा अंग वाला था उनको, इन दोनों को ऐड नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ जो टोटल है याद रखना, जो एक्चुअली जो याद करने की दृष्टि हम बात करें, स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं, इस बात को याद रखना है। व्यंजन हमारे होते हैं 41, ठीक है ना। उसके बाद में 52 टोटल वर्ड होते हैं। यह क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ बोला गया है, देखो यहाँ बोला गया है, यहाँ ध्यान रखने की बात है। अब याद रखना कि जो आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और जो ऋण है वो हार्श स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्श स्वर कहलाते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ये क्या कहलाते हैं, हार्श स्वर कहलाते हैं। हार्श स्वर को हम, हार्श स्वर को हम मूल स्वर भी कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ मूल भी लिख दिया है, हार्श स्वर को हम मूल स्वर भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए दीर्घ, दीर्घ माने होता है बड़ा, जो भी है वो बड़ा। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ, ये क्या है, ये क्या है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब कि दीर्घ माने बड़ा, जो भी चीज़ बड़े हैं वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे, और जो छोटे हैं वो मूल स्वर या फिर हार्श स्वर कहलाते हैं,
ठीक है ना, याद हो गया। अब उसकी बात आती है स्पर्श व्यंजन। जी हाँ, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की व्यंजन की बात आ रही है, तो ये है व्यंजन। अब जानते हैं स्पर्श व्यंजन, अब यहाँ से याद करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है हमारी घाटी जो अंदर है ना, कंठ से लेकर मुंह मतलब होठ तक जो स्पर्श वर्ण होते हैं, जो मतलब कि निकलते हैं, मतलब कैसे, जैसे कि हमारी घाटी से निकले, कंठ से निकले, फिर तलु के पिछले भाग से निकले, फिर अग्रभाग से निकले, फिर दांतों से निकले, फिर होठों से निकले, जो शब्द होते हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। कंठ से निकलने वाले को, तलु के पिछले भाग से निकलने वाले को, तलु के अगले वाले भाग से निकलने वाले को, दांत से स्पर्श करने वालों को, और होठों से निकलने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम स्पर्श स्वर कहा जाता है, ठीक है ना, राइट। जैसे कि का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, ढा, टा, ठा, अब जानते हैं। तो ये टा, टा कैसे निकला, ये टा है ना, टा, ता, ता, चा, चा क्या है, ये क्या है, हमारे तलु के पिछले भाग से निकलता है। टा तलु के अगले भाग से निकलता है। ता क्या है, ये दांतों से चिपक कर निकलता है। और इसके बाद में पा होठों से निकलता है, और का ये कंठ से निकलता है। तो इस प्रकार से जो निकलते हैं ना, स्पर्श होते हुए निकलते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और साथ में उन्हें दो और होते हैं लाड़ा वाले, ठीक है ना, इसको ऐड कर लें। अब आ जाते हैं अंतास व्यंजन। मैं पहले बता चुका हूं कि अंतास व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो लास्ट में आते हैं, जो स्पर्श व्यंजन के लास्ट में आते हैं। यार अलावा कौन से, यार अलावा, याद हो गया, यार अंत में आने वाले, अंतास व्यंजन अंत में आने वाले, यार अलावा। मैंने कहा भाई ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा भाई बीच में जो सा है तो इसके परिवार के ही सारे बनते होंगे, तो सा शा शा हा, ठीक है ना, शा 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 हा। आगात व्यंजन मैंने कहा भाई दो आगात व्यंजन है, जा और फा आगात व्यंजन है, जिनके अंदर, जिनके नीचे विसर्ग लगी होती है, पॉइंट लगा होता है, उसे हम आगात व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, दो वर्डों से मिलने वाले शब्द को, एक्चुअली जो वर्ड होता है उसको लिए हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जबकि झा, त्रा, ज्ञा, श्रा, और ये क्या है, जैसे तारा से मिलकर बने होते हैं, सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप जानते हैं, और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, लाड़ा को द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, और जाफा को विदेशी व्यंजन या फिर फारसी या उन्हें अरबी वर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। चलो इतना तो हमने शॉर्ट में समझ लिया। अब बात करते हैं स्वर होता क्या है, वोवेल होते क्या हैं यार। तो जो बात की जाए परिभाषा, अब देखो मैं यहाँ आपको बता दूं, मैंने देखिए कई बार आपको बता चुका हूँ, यहाँ कह रहे थे स्वर, पहले भी आपको बता चुका हूँ स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब कि किसी को ना हम किसी से मतलब है, स्वतंत्र रूप, का, खा, गा, हमारी ना तो घाटी से मतलब है, ना कंठ से, ना दांत से, ना होठ से, ना किसी से स्पर्श ही नहीं हो रहा, उन शब्दों को हम स्वर कहते हैं, ठीक है ना, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, किसी की मतलब ना हो, ना हमारी मुंह की, ना जीभ का, ना हमारी घाटी का, ना कंठ का, ना दांत का, किसी चीज का सहयोग ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहा जाता है। सिंपली याद है, कर लो परिभाषा। अब उसको बाद में स्वतंत्र रूप से बोलने वाले शब्दों को या वर्ण को क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोलने वाले वर्ड या लेटर को क्या कहते हैं, स्वर कहा जाता है। यहाँ कह रहा है परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी होती है, 13 मानी गई है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये 10 होती है। ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। उच्चारण करेंगे, हम बोलेंगे तो केवल 10 शब्द बोले जाते हैं, 10 वर्ड, 10 जो एक्चुअली वर्ड है वो बोले जाते हैं। और यदि हम पर परागण के रूप की बात की जाए तो वह कितने होते हैं, 13 मानी गई है। तो जैसे कि 10 की बात करें तो 10 आपके सामने ये रहे, ठीक है ना। ऋण और अंग, देखिए जो ऋण है और ये वाला अंग है और ये वाला अंग है, ये दोनों को छोड़ देते हैं, ये 3 को, ठीक है ना। तो ये कितनी मानी गई है, 10 मानी गई इन छोड़ को, ठीक है ना। वैसे टोटल कितनी होती है, 13। चलो अब इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ कुछ पॉइंट समझेंगे। यहाँ बोला जा रहा है भाई स्वरों जो है, हमने अब जो पढ़े हैं जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ बता चुका हूँ, हास्य स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ये परिभाषाएं अभी मैंने शॉर्ट में सब कुछ याद करा दी, लेकिन थोड़े से परिभाषाओं के तौर पर देखेंगे तो याद अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी आपको रामायण सुननी पड़ेगी। तो यहाँ कह रहा था कि हास्य स्वर मैं पहले को बता चुका हूँ, जो चीज़ छोटी होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋण,
ये क्या कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, हास्य स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हास्य स्वर। जो कह रहा है एक मात्रा का समय लगता है, जिसमें क्या है बहुत उच्चारण में कम समय लगता है, या फिर एक मात्रा होती है, छोटा आ पे एक ही मात्रा है, छोटी ई पे एक ही मात्रा है, छोटू ऊ पे ऊ की मात्रा है, एक ही मात्रा तो है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, और रेड पे एक ही मात्रा है, तो ये क्या कहलाते हैं, हास्य स्वर या फिर मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में दीर्घ स्वर, मैंने कहा भाई दीर्घ स्वर का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कुछ भी बड़ा होना चाहिए, मतलब अधिक समय लगे बोलने में और दो मात्रा का यूज होना चाहिए। जैसे कि बड़ा में क्या दो मात्राएं, छोट बड़ी में दो मात्राएं, मतलब बड़ी है, ये सब कुछ बड़ी है, तो इनके लिए क्या है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब आती है प्लुप्त स्वर। देखिए इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है स्वर, जो होता है प्लुप्त स्वर। अब ये जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की, क्योंकि ये चीज़ कुछ खास पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ परिभाषा बता देता हूँ। जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने या नाटक के सुंदर को प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दो दो मात्राएं लगाई जाती हैं किसी के, मतलब कि ऐसा दीर्घ, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वर्ण जो दीर्घ शब्द से भी ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा बुलाने में, तो उसके लिए क्या है, प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अब यहाँ नीचे जाते हैं। अब बात हमने देखो यहाँ पढ़ा था मात्रा, देखिए मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने, दो प्रकार के होते हैं। सिंपली याद रखना, दो ही प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है ना, ये जो प्लुप्त स्वर है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये दो पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं, और मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, आपने पता होगा। ये देखिए मैं आपको यहाँ आपको दिखा दूँ, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ये देखो ये दो प्रकार को बता चुका हूँ, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। ये देखिए व्यंजन शब्द सर्वनाम, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये लिखा था, ये दीर्घ स्वर और जो हास्य स्वर होते हैं वो किसके, उच्चारण और मात्रा के आधार पर होते हैं। ठीक है ना, और लेकिन अब बात करते हैं हम, देखो दोस्तों यहाँ की, ये है जीभ। अब जीभ के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो जीभ, यदि हम अपनी जीभ के साथ में किसी शब्द को बोलें, का, आ, तो कैसे शब्द बोलते हैं, तो यहाँ देखिए अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। जी हाँ, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। जीभ के यदि आधार पर यदि स्वरों को बांटा जाए, कि जीभ की यदि जीभ की सहायता से या जीभ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर स्वरों को बांटा जाए, तो वो क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यदि मात्रा के आधार पर बांटा जाए, उच्चारण के आधार पर बांटा जाए, तो दो प्रकार के होते हैं, मैं ऊपर बता चुका हूँ। तीन प्रकार के जीभ के द्वारा होते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं, जैसे जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा होता है उन्हें हम, जैसे ई क्या है, जीभ का क्या है, जो हमारी जीभ है वो आगे वाले भाग से ज्यादा यूज कर रही है, तो ई, बड़ी ई, ए, तो ये अग्रस्वर कहलाता है, मतलब कि जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले शब्द क्या होते हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं। अब मध्यस्वर क्या होता है, जो जीभ के मध्य वाले भाग से बोले जाने वाले, जैसे आ क्या है, आ, छोटा, छोटा। देखिए जब छोटा बढ़ेंगे ना, छोटा, तो छोटा क्या है, जीभ हमारी थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी और बीच वाली स्पर्श करेगी हमें तलू से, छोटा। ठीक है ना, छोटा, तो ये क्या है, मध्य स्वर कहलाएगा। पश्च स्वर में क्या होता है, पश्च स्वर में सब कुछ बड़ा, देखिए बड़ा, बड़ा आ, छोटा ऊ, तो ये क्या है, बड़ा ऊ, ओ, आओ, तो ये क्या है, ऐसे जो स्वर है आपको देख रहे हैं, ये हमारी जीभ के पिछले भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। ठीक है ना, तो इनको हम पश्च स्वर कहा जाता है। अब चलते हैं नीचे मेरे दोस्तों, और यहां बात करते हैं मुख द्वार। अब देखो हमारी मुंह की बात करने वाले हैं, ये जिसे हम मुख विवर भी कहते हैं, खुलने के आधार पर। यदि हमारा मुंह खुले बंद हो तो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले पढ़ लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मत देखिए। देखिए यदि हम मुंह, अपने मुंह के आधार पर यदि स्वरों को बोला जाए, तो देखिए यह होता है बीब्रंत, जिसे कहते हैं ओपन। यदि हम अपने मुंह को ओपन करके बोलते हैं, जैसे कि आ, तो ये क्या है, बीब्रंत, मतलब कि हमारा जो मुंह है वो गोल बन जाता है। मुंह कैसा होता है, गोल हो जाता है। जैसे कि बड़ा बोलो, अपने मुंह से बोल के देखो, बड़ा आ, तो ये क्या है, हमारा मुंह क्या है, व्रत बन जाता है, बी व्रत बन जाता है या ओपन हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे बी व्रत स्वर कहलाता है। ठीक है ना, बड़ा। अर्ध बी व्रत, अब कहेंगे अर्ध बी व्रत, जिसे हाल्फ ओपन कहा जाता है। अब कहेंगे अर्ध बी व्रत, या अर्ध जो है वो बी व्रत है, वो है क्या। अब देखिए ऐसे सर उच्चारण जिनका मुख है वो आधा खुला होता है, जैसे कि हम बोले किसी शब्द को और हमारा मुंह है पूरा ना खुल के आधा खुले, जैसे कि छोटा आ, देखिए बड़ा आ,
बड़ा आ करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुलेगा, और छोटा आ पढ़ेंगे तो छोटा आ, तो हमारा मुंह है वो आधा खुलेगा, हाफ खुलेगा। उसके बाद में छोटी ए, छोटा ओ, बड़ा अ ए, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, अर्धसंवृत। देखिए अर्धसंवृत, अर्धसंवृत का मतलब क्या होता है, सेल्फ क्लॉज, ठीक है ना। तो सेल्फ क्लॉज का मतलब होता है अर्धसंवृत, ठीक है ना। तो जिन जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, समझ में आ रहा, जिन स्वरों के उच्चारण में जो मुख द्वार है वो आधा बंद रहता है। हमारा मुख क्या था इसमें, अर्धवृंत में खुला रहता है, वृंत में पूरा खुला रहता है। और यहाँ संवृत की बात करें, जहां भी संवृत की, देखिए जहां बेवृंत की बात करें तो खुलना है, अपना मुंह खुल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए संवृत की बात करें तो हमारा मुंह क्या है, बंद हो जाता है। तो जैसे कि अर्धवृंत हो जाता है, आधा बंद हो जाए हमारा मुंह, तो वहां क्या करेगा, देखिए जिन स्वर्ण को उच्चारण में हमारा मुंह क्या आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, हमारा मुंह क्या था, मुंह ए करेंगे तो हमारा मुंह क्या होगा, छोटा होगा, बंद होगा। ए हमारा मुंह क्या बनेगा, बंद होगा। और ओ तो हमारा मुंह क्या होगा, बंद होगा, खुलेगा नहीं। बीवृंत का मतलब होता है मुंह को खुलना, और संवृंत का मतलब होता है मुंह का बंद होना, ठीक है ना। तो अर्धसंवृंत मतलब कि आधा मुख बंद हो जाए, संवृंत मतलब क्या हुआ, क्लोज मतलब कि पूरा बंद हो जाए। क्लोज माने बंद ही होता है, संवृंत जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और हम क्लोज माने वैसे बंद करें, बंद पढ़ेंगे ये हिंदी और प्योर मतलब प्योर हिंदी में पढ़ेंगे तो उसे करेंगे संवृंत, ठीक है ना। तो संवृंत माने क्या होता है, जिन स्वर्णों के उच्चारण से मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, जैसे कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। तो ये क्या, हमारा मुंह पूर्ण तरीका से बंद हो जाता है, लगभग थोड़ा बहुत रह जाए तो रह जाए, लेकिन पूरा बंद हो जाता है। तो ऐसे क्या होगा, तो उसे संवृंत कहते हैं, ठीक है ना। संवृंत, अर्धवृंत, बीवृंत और अर्ध बीवृंत। बीवृंत का मतलब होता है ओपन होना, हमारे मुंह को ओपन होना, जैसे बड़ा आ, ए ओ, अर्धवृंत कहलाता है। अर्ध संवृंत ए ओ, ठीक है ना, छोटी ए ओ, छोटा ओ। और क्लोज मतलब कि संवृंत ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये पूरा तरीके से बंद हो जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ ये थोड़ा सा मानसिक तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ चित्र दिखाने की कोशिश करूँगा, आप इस चित्र को देख सकते हैं। हमारे ये कंठ होता है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से, ये कंठ होता है, यहाँ से पहले ध्वनि निकलती है, सबसे पहले ध्वनि का वाला, का खा वाले ये होते हैं, वो कंठ से निकलते हैं। फिर तलु के यहाँ पिछले भाग से जो निकलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अग्र भाग से, देखिए यहाँ पिछले भाग से चा फा निकलता है, चा छा। और यहाँ जो तलु के अगले वाले भाग की बात की जाए तो तलु के अगले भाग से जो निकलता है वो टा ठा निकलता है। और यहाँ जो दांतों से निकलने वाले को ता था होता है, दंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और जो होठों से निकलता है उसे ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। और ओष्ठ व्यंजन होते हैं जो ओठों से निकलने वाले, जैसे कि पा फा बा भा, ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपकी बाद में बताऊंगा, कोई चिंता नहीं है, इनको मत देखो क्योंकि ये बहुत समझ में नहीं आएगा आपको इस चित्र के बारे में। मैं आपको एक इमेज एक्स्ट्रा में बताऊंगा जो मैंने खुद लिखी है अपने हाथों से, आपको वहीं से याद हो जाएगा, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चौथे पॉइंट में जाते हैं, और होठों के आधार पर। यार अब तक हमने पढ़ा भाई, अब तक हमने क्या पढ़ा, उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर पढ़ा। उसके बाद में दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, जीभ के आधार पर पढ़ा था, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। उसके बाद में हमने जो मात्रा के आधार पर पढ़ा था वो दीर्घ स्वर और हास्य स्वर पढ़ा था, जिसे मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद में अब हमने तीसरा जो पढ़ा था वो मुख के आधार पर बोला था, मुंह ओपन होना, बंद होना, ऑफ होना, क्लोज होना, संवृंत विवृंत पढ़ा था। अब उसके बाद में आ जाते हैं होठों के। अब होठ पे आ गए, हमारे मुंह था पहले, अब होठ की बात कर ले रहे हैं। होठों के आधार पर क्या होता है, तो कि यहाँ कहता है आवृतमुखी। देखिए इसे कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं होठों के आधार पर देखा जाए तो, आवृतमुखी और व्रतमुखी, ठीक है ना। तो आवृतमुखी जिन स्वरों का उच्चारण होठों के व्रतमुखी या फिर गोलाकार नहीं होता, मतलब हमारा जो मुंह है वो आवृतमुखी नहीं होता, मतलब कि व्रत के आधार पर हमारे ओंठ नहीं होते, उन शब्दों को हम आवृतमुखी कह सकते हैं, स्वर कह सकते हैं, जैसे कि छोटा आ, बड़ो आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ए ओ। ये क्या है, हमारा मुंह है ये कहीं बिल्कुल गोल नहीं हुआ। कैसा हुआ, जो होंठ है वो गोल नहीं हुए, बल्कि कि क्या हुए, आवृतमुखी रहे। कैसे हुए, व्रत मतलब आधा व्रत बना। उसके बाद में व्रतमुखी का मतलब होता है जिन उच्चारण से, जिन स्वरों के उच्चारण से होंठ है वो व्रतमुखी या गोलाकार हो जाते हैं, उनको हम व्रतमुखी कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं छोटा ऊ ऊ क्या हुआ, हमारा जो होंठ है वो गोल हो गए। उसके बाद में व्रत की तरह हो गए, बड़ा ऊ, ओ औ औ,
ये क्या हुए, हमारे होठ हैं वो कैसे हो गए, गोल हो गए। आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट पॉइंट समझा रहा हूँ। और एग्जाम में यदि आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है यहाँ। चलो ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है पांचवा, और पांचवा पॉइंट आपका बन जाता है हवा के नाक। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई, मात्रा के आधार पर पढ़ा, दूसरा हमने जीभ के आधार पर पढ़ा, जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उसके बाद में हमने मुंह के आधार पर पढ़ा, फिर उसके बाद में होठों के आधार पर पढ़ा, और अब पढ़ेंगे नाक के आधार पर। किसके? नाक, जी हाँ, जो हमारी नाक है ना वो रह गई, तो उसके आधार पर पढ़ेंगे, मुंह से निकलने वाले आधार पर। देखिए यह मुख से निकलने वाली आधार पर, यह नाक, ठीक है ना। तो यहां कह रहा है निर, देखिए निर्नुआक्सु जो बोलता है निर, देखिए नर, देखिए निर्नी नाक्षिक या मौखिक स्वर कहा जाता है, या फिर अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं जो नाक से निकलने वाले। नासिक की बात जहां आ जाए, नासिक, तो ठीक है, निरुनासिक और अनुनासिक, निरुनासिक और अनुनासिक। निरुनासिक का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा। तो निरुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, याद रखना। निरुनासिक में क्या है, हमारी नाक है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, और हमारी जो हवा है वो मुंह से निकलती है। तो जैसे कि क्या है, आ, नाक क्या है, बंद हो गई। देखिए कह के देख लीजिए एक बार, आ, बड़ा, छोटी, तो नाक पूरी तरीके से क्या हुई, हमारी बंद हो गई, मुंह से निकल रही, केवल आवाज हवा निकल रही है। तो इसी को हम देखिए देखिए निर्नु नाक्षी कहा जाता है, निर्नु नाक्षी कहा जाता है, या मौखिक स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जी हाँ, मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं अंग, अहा, ई, जो कहते हैं ना ऊपर अंग जो हमारी चंद्र बिंदु लगी होती है, ऐसे शब्द को हम क्या कह सकते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ मैंने आपको यहाँ क्लियर करा रहा हूँ, सच में मजा आ गया। अब बात करते हैं, स्वर तो हमने समझ लिया, व्यंजन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। व्यंजन की यदि बात करूं मैं, तो व्यंजन होता क्या है। देखिए व्यंजन की परिभाषा मैं आपको सिंपली बता देता हूं, पढ़ लीजिए एक बार। देखिए यहां कह रहा है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी, इनको जब मिलकर बने होते कोई शब्द है, इनकी सहायता से, जैसे कि मैंने बोला ये का है, तो ये मत समझिए ये का अकेला है यार, इसका मतलब हुआ का प्लस छोटा आ, ठीक है ना। समझ में? यह क्या है, मतलब कि स्वर जरूर मिले होते हैं, स्वर क्या होते हैं उनमें जरूर ऐड होते हैं, याद रखना। किसी भी शब्द हो, का हो, खा हो, गा हो, अकेला का है तो उसमें छोटा आ जरूर लगा है, ठीक है ना। तो ऐसे जो स्वर से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में, देखिए यहां खुद देख रखा है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आ है वो स्वर मिला होता है, और छोटे आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। छोटे आ का यदि हम ना मिलाएं किसी भी व्यंजन में तो वो व्यंजन नहीं कहलाएगा, समझ में आ रहा, और संभव नहीं है। और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, मैं पहले भी बता चुका हूं, परंपरागत रूप से 33 मानी गई है, और द्विगुण व्यंजन बुला के 35 हो जाती है। लेकिन वैसे कितनी होती है, 39 होती है, क्योंकि वहां संगत व्यंजन और मिश्र संयुक्त व्यंजन है, उनको सबको ऐड करके 39 हो जाती है, और हमारे जो टोटल होती है 13 हमारे व्यंजन स्वर हो जाते हैं, टोटल मिलकर 52 हो जाती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, समझ में आ गया, और वो तो बेकार की चीज़ थी, अब यहाँ पढ़ते हैं। अब मैं यार एक हिसाब से बताऊं तो ठीक है, ये ठीक रहेगा। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, स्पर्श व्यंजन भी बता चुका हूँ, पार्श्व व्यंजन भी। स्पर्श व्यंजन वो कहलाते हैं जो कंठ, मुंह, गला और इनसे सब कुछ, कंठ से फिर तलु से, देखिए यहाँ पढ़कर दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिन स्पर्शों के उच्चारण करते हुए, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के किसी स्थान या विशिष्ट कंठ, देखिए पहले कह रहा है कंठ से टकराए, फिर तलु से, फिर मूर्धन्य माल के मुंह के अगले वाले भागों से, फिर दांत से टकराए, फिर होठ से टकराए, तो ऐसे को स्पर्श करते हुए निकलती है, मतलब कि ऐसे स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि ये उच्चारण के स्थान के, देखिए कह रहा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ण क्या है। देखिए कह रहा है का वर्ग है वो कंठ कहलाता है, का वर्ग है कंठ, चा है वो तलु, टा वर्ग मधुय जो मूर्धन्य कहलाता है, ता वर्ग दंत्य, और पा वर्ग ओष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। ओष्ठ से स्पर्श है कि स्पर्श, देखिए कह रहा है स्पर्श के पीछे से आगे की ओर आने वाले क्रम कंठ, तन्न, मुदर और
दंत ओष्ठ, ठीक है ना। और देखिए पहला कंठ होगा मतलब कि घाटी से निकलेगी ध्वनि, उसके बाद में कहा आएगी ओठ तक जाएगी, ये बाद में होगा। तो मैं आपको यहाँ क्या समझाऊँ ये मत समझो, ये समझोगे तो बेकार हो जाए, कन्फ्यूज हो जाओगे बहुत सारे। यहाँ देख लो, मैं इसीलिए तालिका आपको खुद बना के दी है। अब देख लीजिए यहाँ देखिए कंठ, तो कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मतलब कि का वर्ग के जो व्यंजन हैं, का खा गा घा अड़ा, कंठ मतलब का से आ गया कंठ, समझ में आ गया, का से आ गया कंठ, तो का गा घा अड़ा सारे हो गए। अब होते हैं कंठ स्वर कौन कौन से हैं भाई, कंठ व्यंजन तो हमें पता चल गया का है, कंठ स्वर कौन से हैं, छोटा आ, बड़ा आ और ऊपर विसर्गे होती है, वो कंठ स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। उसके बाद में आती है तलुब्य व्यंजन। तालुब्य व्यंजन का मतलब होता है पीछे वाले भाग से, तलु के पीछे वाले भाग से आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें तालुब्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि चा, छा, जा, झा, अड़ा और शा और या, शा और या, ये क्या है, ये तालुब्य व्यंजन कहलाते हैं। और तालुब्य स्वर की बात करें तो कौन सी होती है, छोटी ई, बड़ी ई और ई के ऊपर विसर्ग, ठीक है ना, ये कौन से कहलाते हैं, तालुब्य स्वर कहलाते हैं। व्यंजन और स्वर मैंने दोनों लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। उसके बाद में होता है मूर्धन्य व्यंजन। जी हाँ, जो मूर्धन्य व्यंजन होता है मतलब कि तलु के आगे वाले भाग से जो ध्वनि निकलती हैं, जैसे कि टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है ना। और शा, कौन सा वाला सा, पिट पिट्टा शा, ये कौन सा कहलाता है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। मूर्धन्य व्यंजन के साथ साथ ये ऊष्म व्यंजन भी होता है, याद रखना इस बात को। अब बात करते हैं स्वर कौन सा होता है भाई, स्वर कौन कौन से होता है, तो ऋण है वो मूर्ध स्वर, मूर्ध क्या है, जो मूर्धन्य स्वर है, ए और ए, औ और औ, ये कंठ ओष्ठ स्वर है, ये कंठ तलु स्वर है, देख सकते हैं ये दोनों कंठ तलु स्वर है, ये दोनों कंठ ओष्ठ स्वर है, ये मधुर स्वर है ऋण, ये स्वर लिख रखे हैं और ये व्यंजन है आपके ऊपर वाले, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे जाते हैं, दंत व्यंजन क्या होता है, मैंने ता था दा धारा, ये दंत व्यंजन कहलाते हैं। और देखिए यहाँ कह रहा है दंतोष्ठ व्यंजन की बात करें, देखिए यह है दंत व्यंजन, दंत ता था दा दाना, और दंतोष्ठ मतलब होता है दांत प्लस होंठ दोनों मिलकर जो वर्ण बोले जाते हैं, जैसे कि बा क्या है, एक दंतोष्ठ व्यंजन है, ठीक है ना। ओष्ठ व्यंजन की बात करें, ओष्ठ का मतलब होता है ओंठों से बोलने वाले शब्द को, जैसे कि पा फा बा बा मा, ये ओष्ठ व्यंजन है। यदि स्वर की बात की जाए, ओठ से स्वर कौन कौन से बोले जाते हैं, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये होठ द्वारा बोले जाने वाले शब्द है, स्वर है, तो आप देख सकते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है ना। अब आ जाता है वतस्य व्यंजन। अब जानते हैं जो वत्रस्य व्यंजन होता है, वत्रस्य व्यंजन का मतलब होता है दांत और मसूड़ों से बोले जाने वाले शब्द को वत्रस्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि छोटा सा रा और ला क्या होता है, वत्रस्य व्यंजन कहे जाते हैं। रा लठुर व्यंजन भी कहा जाता है ला को, ठीक है ना। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट में, लेकिन इतना याद रखिए। उसके बाद में देखिए यहाँ कह रहा है स्वर यंत्री व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए यहाँ देखा है स्वर यंत्री, जो स्वर यंत्री व्यंजन होता है उसे हम हा को कहते हैं, स्वर यांत्री व्यंजन, स्वर यांत्री व्यंजन होता है वो हा कहलाता है। उत्तिष्ठ यहाँ कह रहा है देखिए कह रहा है उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें, उत्क्षिप्त व्यंजन वो लाड़ा होते हैं, वो दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुणन व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुणन व्यंजन भी कहा जाता है, जो दो गुण प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जब भी वर्णमाला को देखोगे तो इस वीडियो को याद करोगे, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कराऊँ, एक एक पॉइंट वर्णमाला से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। अब मैं हिंदी को, अब तक हमने पढ़ी थी थ्योरी में, मतलब कि क्या 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 क्या, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। यहाँ कह रहा है हिंदी वर्णमाला है पुनः विलोचन, विलोकन, जी हाँ, तो हम पुनः विलोकन कर रहे हैं, इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, सारा का सारा जो हमने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ बोला जा रहा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ, जो अकेले किसी मतलब ही नहीं होता किसी शब्द से, उसे स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं, मैंने पहले बता चुका, जिसमें कम समय में छोटा आ और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या है, हास्य स्वर कहलाते हैं, मैंने पहले बता चुका, हास्य स्वर या फिर मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद जिन स्वरों का उच्चारण अधिक समय में होता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है, ये सब की बड़ा औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मैंने सब कुछ आपको पीछे क्लियर किया है।
यहाँ भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए हास्य स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, ये हमारे हास्य स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर भी हम हास्य स्वर को ही कहते हैं, याद रखना, मूल स्वर और हास्य स्वर एक ही कहा जाता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, ए क्या है, सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। याद रखना, 4 वर्ड को छोड़ दो, स्वरों को, हास्य स्वर को, बाकी सबको क्या होते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में चलते हैं नीचे। आगात व्यंजन मैंने पहले बता चुका हूं। आगात व्यंजन का मतलब आगात स्वर है, आगात स्वर दे रखा है। व्यंजन होता तो हम आगात व्यंजन जा और फा लगाते हैं, जा और फा लगाते हैं आगात व्यंजन। यदि स्वर की बात आ जाती है तो यहाँ ओ, मैंने कहा भाई ओ क्या है, ये स्वर है, क्या है, ओ क्या है, स्वर है। आगात दूसरे देश से आ हुआ एक स्वर ओ है, ठीक है ना। तो आगात स्वर की बात करें तो ओ है, और व्यंजन की बात करें तो जा और फा है। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद में बात आती है अग्र स्वर। जी हाँ, अग्र स्वर क्या होता है, तो अग्र स्वर मतलब कि आगे वाला स्वर। मैंने पहले बताया जीभ से आगे वाला, मतलब कि जीभ के आधार पर स्वर मैंने आपको पढ़ाए थे, वो वाला पूछा गया है। आगे आने वाले तो ई ए, ये क्या है, ये आगे से बोले जाने वाले शब्द है, जीभ के आगे भागे, ई ए। उसके बाद में बोला मध्य जीभ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, छोटा आ, छोटा 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 आ केवल क्या है, हमारे मध्य जीभ से बोले जाने वाला शब्द है, मतलब कि मध्य स्वर है। उसके बाद में पश्च स्वर कौन सा होता है, पश्च स्वर कहलाते हैं जो पीछे बोले जाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, औ, ये क्या है, ये हमारे पश्च स्वर, जीभ की सहायता से पीछे से बोले जाने वाले स्वर हैं। संवृत स्वर, अब देखिए मैं पहले क्या चुका हूं, संवृत का मतलब है हमारा मुंह बंद हो जाएगा। संवृत का मतलब होता है जहां हमारा मुंह बंद हो जाए, और स्वर क्या है, बोले जाए, तो वहां क्या गलत है, जैसे कि बड़ी ई, छोटा ऊ, सॉरी बड़ा ई और बड़ो ऊ, तो बड़ा ई, बड़ा ऊ, हमारा मुंह क्या हुआ, जो व्रत था, संव्रत मतलब कि क्लोज हो जाना। संव्रत का मतलब होता है क्लोज हो जाता है, और विव्रत का मतलब होता है हमारा मुंह ओपन होना। तो संव्रत का मतलब है हमारा मुंह ई और ऊ हम लेते हैं तो हमारा मुंह क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत का मतलब होता है हमारा मुंह है वो थोड़ा क्लोज हो, पूरा बंद ना हो, थोड़ा बंद हो, जैसे कि ई, छोटा ई, बड़ा, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ई, छोटा ऊ। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, छोटा ई और छोटा ऊ क्या है, ये हमारी संव्रत है, ठीक है ना। संव्रत का मतलब होता है क्लोज वाला, हमारा मुंह क्या है, हमारी ओंठ है वो बंद हो जाए। तो यहाँ उल्ट देखिए, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा ऊ, यहाँ बड़ी बड़ी, क्या होता है, संव्रत मतलब कि क्लोज हो जाना। हमारा जो मुंह है जहाँ क्लोज हो गया, जहाँ क्लोज हो गया वहाँ हमारा क्या होगा, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, बड़ी ई, बड़ा ऊ होगा, और जहाँ हमारा मुंह खुला रहेगा थोड़ा सा, वहाँ छोटी ई और छोटा ऊ होगा, ठीक है ना। चलो अब आता है बीव्रत। देखिए आ गया बीव्रत है भाई, बीव्रत शब्द कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया। बीव्रत का मतलब होता है मेरे दोस्तों हमारा मुंह ओपन हो जाना, हमारा मुंह पूरी तरीके से खुल जाना, ओपन हो जाना, तो बीव्रत। जैसे कि बीव्रत बड़ा आ, हमारा मुंह क्या हुआ भाई, फूल खुल गया, पूरा खुल गया यार। उसके बाद में ए ओ, क्या हमारा मुंह क्या है, खुल रहा है, पूरा ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, बीव्रत कहते हैं, हमारा ओठ जो होते हैं खुल रहे हैं, तो इसी को हम बीव्रत कहा जाता है। और अर्ध बीव्रत का मतलब क्या है, हमारे ओठ है वो आधे खुले, जैसे कि छोटी ए, छोटा आ, ओ, औ, ये वाले शब्द, ठीक है ना। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखिए वहाँ मैंने स्पेशल तौर से आपको बताया, एक एक पॉइंट आपको वहाँ क्लियर कराया था, परिभाषा के तौर पे समझाया था। अब मैं ना यहाँ क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 41, लिख लीजिए, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 41 होती है। स्वर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सॉरी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। 25 + 2 जा लाड़ा, मतलब कि जो द्विगुणक व्यंजन होते हैं उनको लगाकर 25 हमारे तो स्पर्श व्यंजन प्लस 2 क्या होते हैं, उनमें 2 और ऐड होते हैं जिसे द्विगुणक व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। अंतास्त व्यंजन, मैंने कहा भाई अंत में आने वाले शब्द कौन से, या रा ला बा, 4 होते हैं, या रा ला बा। ऊष्म व्यंजन मैंने कहा जहाँ सा के परिवार के तत्व शा, बड़ा शा, छोटा सा और हा, ये शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे ऊष्म स्वर कहलाते हैं, सॉरी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। चलो नीचे चलते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ आ जाता है हमारा, देखो बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद में आ जाता है आगात व्यंजन। मैंने भाई कहा भाई 2 शब्द ऐसे हैं जो जा और फा,
आगात व्यंजन है। यदि स्वर की बात की जाए तो ओ स्वर है। स्वर की बात की जाए आगात स्वर कौन सा है, तो वो ओ है। और जाफा क्या है, हमारा आगात व्यंजन है।